नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। जनवरी 2021 मंथ में इस मैगजीन का जो फर्स्ट एडिशन आया है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल होगा क्लीन पुश। इस आर्टिकल में हम CBG दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या कंप्रेस्ड बायोगैस में इतनी पोटेंशियल है कि ये CNG दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को रिप्लेस कर सकता है, और इंडिया में इसका क्या स्कोप है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल होगा ओशियंस 10, जो नेक्स्ट डेकेड है, मींस 2021 टू द ईयर 2030। ये डेकेड डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एज द UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये डेकेड समर्पित है ओशन साइंस के लिए, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और थर्ड आर्टिकल होगा वेस्टेड टाइम। तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को 5 साल अब पूरे हो चुके हैं, तो इसमें क्या प्रोग्रेस रही है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिसेंटली एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई है, इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है क्लीन पुश। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम है वर्बियो। वर्बियो के द्वारा एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप किया जा रहा है पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के भूतल कलान विलेज में। अब कंपनी ऑफिशियल्स का कहना यह है दैट इफ ऑल गोज वेल, अगर सब सही रहा, प्लान के मुताबिक चलता रहा, तो जून या जुलाई 2021 तक ये जो प्लांट सेटअप किया जा रहा है ये CBG प्रोड्यूस करना शुरू भी कर देगा। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ये एक विन विन सॉल्यूशन है इंडिया की एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। ऑन वन हैंड यहाँ पर पैडी स्टबल का इस्तेमाल करते हुए कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए फार्मर्स क्या करते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, बिकॉज ये ऐसा टाइम है जब खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है और राबी क्रॉप्स को सो करना है, तो जो बीच का टाइम है इसमें उन्हें बहुत जल्दी ही अपने फील्ड को क्लियर करना होता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो ऐसे समय में फार्मर्स क्या करते हैं, जो पराली है खेतों में उसे जला देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज ये जो पैडी स्टबल है इसका इस्तेमाल किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड CBG रिप्लेस कर सकती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज CNG को। हालांकि CNG भी एक क्लीन फॉसिल फ्यूल है, लेकिन इंडिया के द्वारा ज्यादातर CNG इंपोर्ट ही किया जाता है। अगर CBG के द्वारा हम CNG को रिप्लेस कर लेंगे तो ऐसे में इंडिया का इंपोर्ट भी कम होगा और इसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बच पाएगा। अब कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है सतत इनिशिएटिव। सतत की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अक्टूबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और इसका एम ये है दैट बाय द ईयर 2023 तक हमें एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है ताकि इंडिया में 5000 के करीब हम कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स सेटअप कर पाएं और इनमें इतनी पोटेंशियल हो कि 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CBG ये प्रोड्यूस कर सकें। इतनी कैपेसिटी हमें 2023 तक इंस्टॉल करनी है और ये जो 15 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है ये इनफ है कि इंडिया का जो CNG बिल है, CNG के ऊपर इंडिया का जितना एक्सपेंडिचर है उसे 40% तक हम रिड्यूस कर पाएंगे अगर इतनी कैपेसिटी हम 2023 तक इंस्टॉल कर पाएं। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने की इन दिस सेक्टर, और अगर ऐसा हो पाता है तो इसकी वजह से लगभग 75,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और 50 मिलियन टन्स के करीब बायो मैन्योर भी प्रोड्यूस होगा फॉर द क्रॉप्स। देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर की तरह वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बायो मैन्योर है, इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। बाय द एंड ऑफ ईयर 2020
ऐसे 70 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और ये 3 हमारे एग्रेरियन स्टेट्स भी हैं। अब सीबीजी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस इन्वॉल्व क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, वेरियस मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन सभी जो तरीके हैं, जो मैकेनिज्म हैं, उन सभी में एक टू प्रोन्ज्ड अप्रोच अपनाई जाती है। सबसे पहले बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। इसके लिए किया जाता है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोमास। देखिए, जो बायोमास है, बायोमास में क्या क्या आ जाता है, क्रॉप रेजिड्यू है या फिर कैटल डंग है, म्युनिसिपल वेट वेस्ट, इवन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो एफ्लुएंट्स आते हैं, ये सभी बायोमास हैं। तो इन बायोमास को हम इकट्ठा करेंगे और इनका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है। एनएरोबिक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये पूरा प्रोसेस होगा, और डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जरिए बायोगैस प्रोड्यूस होती है। अब जो बायोगैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है उसमें 55 से लेकर के 60% तक मीथेन होती है, 40 से 45% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्रेस अमाउंट्स में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। तो इसमें से हमें मीथेन को अलग करना है। यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस शुरू होता है जिसमें गैस को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव कर लिया जाता है और हमारे पास बचती है कंप्रेस्ड मीथेन। देखिए, केमिकली जो सीबीजी है, कंप्रेस्ड बायोगैस है, वो सीएनजी के इक्विवेलेंट ही होती है। दोनों कंप्रेस्ड मीथेन ही हैं, दोनों की इवन कैलोरीफिक वैल्यू भी सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि सीएनजी एक बायो प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, जबकि जो सीबीजी है वो बायोमास के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें बायोमास की ज़रूरत है, तो ये लाइव स्टॉक वेस्ट से मिल सकता है, या फिर जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं जैसे कि जो स्टबल होता है, पराली होती है, वहाँ से मिल सकता है। वेस्ट वाटर, फूड वेस्ट, ये सभी बायोमास हैं। इनका होगा एनएरोबिक डाइजेशन, तो इसके लिए एनएरोबिक डाइजेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमें मिलती है बायोगैस और डाइजेस्टेट। तो जो बायोगैस है, या तो हम उसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, इवन पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर हम इसे बायोमीथेन में चेंज कर देंगे, मींस सीबीजी बना देंगे, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर गैस ग्रिड के थ्रू इसे इंडस्ट्रियल पर्पसेज या फिर जो रेजिडेंशियल पर्पसेज हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो है डाइजेस्टेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है। तो ये फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर लाइव स्टॉक की बेडिंग के लिए, या फिर सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सीबीजी के एडवांटेजेस क्या हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर बायोमास अबंडेंस में अवेलेबल है, और इसी वजह से जब इतना बायोमास हमारे पास अवेलेबल है, सीबीजी की पोटेंशियल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है टू रिप्लेस द सीएनजी। ऑटोमोटिव में, इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल यूजेस में सीबीजी बहुत इजीली सीएनजी को रिप्लेस कर सकती है। साथ ही साथ जो जनरेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उनमें भी डायरेक्टली हम सीबीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से सीएनजी है उसी तरह से सीबीजी को भी हम पाइपलाइंस में या सिलेंडर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचा सकते हैं। पहला एडवांटेज ये है। सेकंड एडवांटेज आता है कि जो सतत इनिशिएटिव है उसे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द ओएमसीज, दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब यहाँ पर ओएमसीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ओएमसीज अवेयरनेस क्रिएट करेंगी अबाउट द सीबीजी और इसकी मार्केटिंग भी करेंगी। मींस अगर कोई व्यक्ति, कोई एंटरप्रेन्योर अपना प्लांट सेटअप कर रहा है तो उसे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है या फिर भारत पेट्रोलियम है, ये ही मार्केटिंग करेंगी, ये अवेयरनेस जनरेट करेंगी, और जब तक ये सीबीजी प्लांट्स ऑपरेशनल होंगे तब तक कंज्यूमर्स में सीबीजी की डिमांड भी क्रिएट हो चुकी होगी। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी प्रॉमिस किया है कि जो भी सीबीजी मैन्युफैक्चरर्स गैस प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी जो सीबीजी गैस है उसे सरकार परचेज करेगी एट द सेम रेट एज सीएनजी। सीएनजी के दाम पर ही सीबीजी को भी प्रोक्योर किया जाएगा और एंटरप्रेन्योर्स को इजी लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सीबीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
नेक्स्ट एडवांटेज ये आता है कि जो फार्मर्स हैं, देखिए फार्मर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर यह है कि जो पराली होती है उसका करना क्या है यही उन्हें नहीं पता है। बिकॉज पहले पराली का काफ़ी यूज़ होता था, उसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था या फिर एज अ बेडिंग इस्तेमाल किया जाता था। इवन घरों में जो झोपड़ी होती थी उसकी छत पर वार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो पराली है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, और इसी वजह से जब बहुत कम समय में फार्मर्स को अपने फील्ड्स को क्लियर करना होता है तो उनके पास सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मैकेनिज्म यही है कि वो आग लगा देते हैं पराली में। और ये स्टबल बर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है, खासतौर पर विंटर सीजन में। और जो नॉर्दर्न सिटीज़ हैं कुछ जैसे कि दिल्ली, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो स्टबल है, जो पराली है, ये सभी हम इस्तेमाल करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पर ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है इसे हम एक तरह से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि जब ये प्लांट्स फुली फंक्शनल हो जाएंगे तो खास तौर पर रूरल एरियाज में इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाएंगी। और साथ ही साथ देखिए इस समय पर ये जो पराली है ये फार्मर्स के लिए वेस्ट है, इसे ये जला देते हैं, लेकिन फार्मर्स इसके थ्रू एक इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। सो दिस वुड एड अप टू द फार्मर्स इनकम। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि जो सॉलिड बाय प्रोडक्ट होते हैं सीबीजी मैन्युफैक्चरिंग में, वो बायो मैन्योर की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए जो पैडी स्ट्रॉ है, जो राइस की स्ट्रॉ होती है, पराली होती है, उसका अगर हम इस्तेमाल करें मैन्योर बनाने में इस तरीके से तो इससे 20% इंक्रीज होता है क्रॉप यील्ड में। जो पैडी स्ट्रॉ होता है वो सिलिका रिच होता है और इससे एक तो ग्रोथ में मदद मिलती है क्रॉप्स की, और साथ ही साथ क्रॉप्स में इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। और जैसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल अगर सॉइल में है जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, लेड या फिर कुछ दूसरे हैवी मेटल्स, ये भी प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं अगर वहां पर हमने ये सिलिका रिच जो पैडी स्ट्रॉ से बना हुआ मैन्योर है वो इस्तेमाल किया है। तो जो सॉलिड बाय प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, प्यूरिफाई करते हुए हम इसे टैप कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लिक्विड या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, फूड प्रिजर्वेशन में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो दोनों ही बाय प्रोडक्ट हैं, सॉलिड और गैशियस, दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह से हम देखें तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने में जो पूरा मैकेनिज्म है, शुरू से लेकर के अंत तक इसके फायदे ही फायदे हैं। नेक्स्ट हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सतत प्रोग्राम सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया है ये एक वेलकम मूव है। बिकॉज यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फार्मर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि स्टबल बर्निंग ना हो। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, फार्मर्स को हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे थे कि आप जो पराली है उसे ना जलाएं, लेकिन इसका फायदा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए बिकॉज फार्मर्स के पास चॉइस ही नहीं है। उन्हें आप इंसेंटिव भी दें लेकिन उसके बाद भी वो किस तरह से अपने फार्म से इस स्टबल को हटाएंगे, इसका क्या करेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं है और ये फार्मर्स को नहीं पता है। और इसी वजह से इंसेंटिव्स देना अब तक काम नहीं कर पाया है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स सीबीजी प्लांट्स लगाएं और उनमें इस पराली का इस्तेमाल करें। तो इस वजह से जो सतत इनिशिएटिव है ये एक काफ़ी ज़्यादा वेलकम मूव है जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है इसे कर्ब करने के लिए। इंडिया में सीबीजी की एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है कंसिडरिंग द अबंडेंस ऑफ द बायोमास जो कि कंट्री में अवेलेबल है। और सीबीजी और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इनके ज़रिए हम एक सर्कुलर इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में कर सकते हैं। बिकॉज शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी प्रोडक्ट्स इस पूरे प्रोसेस में बन रहे हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए या फिर सोसाइटी के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए। तो इसकी वजह से एक सर्कुलर इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। सो लेट्स मेक इट वर्क दिस टाइम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ओशंस 10। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 2017 का सेशन था, 72nd सेशन, उसमें जो 2021 से 2030 के बीच का जो डेकेड है, 10 साल का टाइम पीरियड, इसे डिक्लेयर किया गया एज द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ऐसा इसलिए किया गया, इसके पीछे एम ये है ताकि एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो वेरियस कंट्रीज हैं वो ओशन साइंस का इस्तेमाल कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को अचीव करने के लिए। SDG 14 में ये कहा गया है कि जो हमारे ओशंस या फिर सीज में जो मरीन रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कंजर्व करना है और सस्टेनेबली यूज करना है, और ओवर फिशिंग की प्रैक्टिसेस को हमें एलिमिनेट करना है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14, और इसे ही अचीव करने के लिए ये पूरा डेकेड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, और इसमें एक कॉमन फ्रेमवर्क सभी कंट्रीज के लिए बनाया जाएगा। बिकॉज देखिए SDG 14 को अचीव करने के लिए इस समय पर वेरियस कंट्रीज अपने लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन डेकेड डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जैसे कि सेमिनार्स कंडक्ट कराना या फिर वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना एंड सो ऑन। अब जो ओशंस हैं वो सिर्फ फूड या फिर मिनरल्स या फिर एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। लगभग 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है वो ओशंस के द्वारा ही एब्जॉर्ब की जाती है, एंड प्लस जो इसेंशियल ऑक्सीजन है हमारे सर्वाइवल के लिए 50% ऑफ द ऑक्सीजन भी ओशंस में जो क्रीचर्स हैं उनके द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन जो कि ओशंस में ड्वेल करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ओशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 80% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ में है वो इन सॉल्ट वाटर बॉडीज में ही एग्जिस्ट करती है। जो ओशंस के सीज के कोस्ट हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर फिशिंग होती है तो लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह से अगर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम ऐड कर दें तो ये $3 ट्रिलियन की ब्लू इकोनॉमी बनती है। लेकिन इस समय पर क्या हो रहा है, मरीन पॉल्यूशन, जो वाटर है उसका एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, इस सब की वजह से हमारे सीज में, ओशंस में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट हो रही है, और जो ओशंस की बायोकेमिस्ट्री है वहाँ पर जो फूड वेब है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। और इसी वजह से ये ओशन साइंस के लिए बनाया गया पूरा डेकेड बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस डेकेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी असाइन की गई है IOC। IOC मीन्स इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन। तो IOC के द्वारा एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया जाएगा, और इसमें जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि वेरियस गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो NGOs हैं कंसर्न्ड, उन्हें भी इस पूरे प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। IOC एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सपोर्टिंग द ग्लोबल ओशन साइंस एंड सर्विसेज। तो ओशन से रिलेटेड जो भी साइंसेज हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये बॉडी काम करती है। 150 कंट्रीज इस बॉडी में मेंबर हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ताकि जो हमारे शेयर्ड ओशंस हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसके लिए वेरियस प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, जैसे कि ओशन ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स हैं या फिर हैजार्ड मिटिगेशन, सुनामी की वार्निंग के लिए प्रोग्राम्स, या फिर मरीन स्पेशल प्लानिंग, जिसके थ्रू ये पता चल पाता है कि जो हमारी मरीन रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से हम सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन काम करता है, और इसी बॉडी को UNGA ने असाइन किया है ताकि एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान इस डेकेड के लिए बनाया जा सके। अब इस ओशन डेकेड के लिए एक विजन भी रखा गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2030 एजेंडा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है उसे अचीव करने के लिए हमें साइंटिस्ट को अक्रॉस द वर्ल्ड मोबिलाइज करना है। इसके बाद जो ओशंस से रिलेटेड हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जो डिफिनेशन ट्रेंड्स हैं उन्हें हमें सिंथेसाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो नॉलेज गैप्स हैं उन्हें हम ब्रिज कर सकें और फ्यूचर रिसर्च में इसकी मदद मिल पाए। इसके बाद जो ओशन स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि सरकारें हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, NGOs हैं, उन्हें इंक्लूड करते हुए हमें न्यू रिसर्च स्ट्रैटेजीज को डिज़ाइन उनके साथ करनी है। साइंस में जैसे कि ओशन साइंस है या फिर जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जो भी गैप्स हैं वो हमें ब्रिज करने हैं, और इसके लिए जो भी हमें इस रिसर्च के द्वारा रिजल्ट्स मिलते हैं उसका डेटा, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा वो सभी कंट्रीज़ के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमें कम्युनिकेट करना है। इसके बाद हमें जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हें अगेन कोऑर्डिनेट करना है, और यूज़र ड्रिवन सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं ओशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड फाइनली अक्रॉस द ओशन बेसिन्स जितने भी
ओशन बेसिन्स हैं जैसे कि अटलांटिक, पैसिफिक, जितने भी ओशन बेसिन्स हैं उन सभी में हमें न्यू जॉइंट रिसर्च भी प्रमोट करनी है और कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन भी प्रमोट करना है। अब कुछ गोल्स इस डेकेड के लिए रखे गए हैं। हमें ऐसी ओशन साइंस फैसिलिटेट करनी है जिसमें 2030 एजेंडा को सेंट्रल फ्रेमवर्क मानते हुए काम किया जाए और जो SDG 14 है उसे अचीव किया जाए। सेकेंडली, हमें ऐसी ओशन साइंस फैसिलिटेट करनी है जो कि मल्टी स्टेक होल्डर्स के साथ उन्हें इन्वॉल्व करते हुए को डिजाइन और को डिलीवर की जाए एंड अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, चाहे वो नॉलेज जनरेशन हो या फिर जो रिसर्च की जाए उसकी एप्लीकेशन हो या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हम उसकी बात करें, इन सभी में ये मदद करे। इसके बाद ऐसी ओशन साइंस जो कि ऑडेशियस हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर वो मदद भी कर पाए। अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, सभी डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व करते हुए ये ओशन साइंस प्रमोट की जाए। जो लोकल और इंडिजिनस नॉलेज है उसे भी इस ओशन साइंस में इन्वॉल्व किया जाए और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं सभी इस ओशन साइंस का फायदा उठा पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी तरह की ये जो पूरी रिसर्च कंडक्ट की जाएगी ओशन साइंस में, इसमें किसी तरह की इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। तो जो जनरेशनल या फिर जेंडर या फिर जो ज्योग्राफिक डाइवर्सिटीज हैं सभी का इसमें मैनिफेस्टेशन होना चाहिए और जो भी ओशन साइंस का परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, वो हमें सभी लोगों तक कम्युनिकेट करना है। तो वेरियस लैंग्वेजेस में इसे बनाया जाए एंड फाइनली ऐसी ओशन साइंस जो कि ओपनली शेयर की जाए और रीयूज के लिए भी अवेलेबल हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स इस डेकेड के लिए रखे गए हैं। अब की चैलेंजेस क्या आइडेंटिफाई किए गए हैं इस डेकेड के लिए वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मरीन पॉल्यूशन को समझना है और उसे हराना भी है। इसके बाद मरीन इकोसिस्टम, मरीन बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर करना है। थर्डली, जो फिशेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, फिशिंग का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो हमें ग्लोबल पॉपुलेशन को सस्टेनेबली फीड करना है। नेक्स्ट आता है कि हमें सस्टेनेबल और इक्विटेबल ओशन इकोनॉमी डेवलप करनी है। तो जैसे कि हम विंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं या फिर मरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, शेल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमें ओशन बेस्ड सॉल्यूशंस को अनलॉक करना है टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। जैसे कि टाइडल एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है वो भी जनरेट की जा सकती है ऑफशोर कोस्ट से। तो इस तरह के जो ओशन बेस्ड सॉल्यूशन है वो हमें अनलॉक करने हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है ओशन हजार्ड्स का। तो जो हमारी कोस्टल रीजन्स में रहने वाली कम्युनिटी है खासतौर पर, उनमें हमें रेजिलियंस क्रिएट करनी है। इसके बाद ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम्स को हमें एक्सपैंड करना है, बिकॉज अगर ऑब्जर्वेशन होगी तभी हम किसी तरह के हैजार्ड्स को तेजी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो ओशंस हैं उनका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मीन्स हम कह सकते हैं कि ओशन मैपिंग हमें करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें डेटा, नॉलेज और टेक्नोलॉजी सभी लोगों तक डिलीवर करनी है, ये भी एक चैलेंज है। और लास्ट आता है कि ओशन और ह्यूमैनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमें चेंज करना है ताकि दोनों ही, जो ह्यूमैनिटी है और जो ओशन है, वो साथ में हेल्दी सर्वाइवल कर सकें। अब नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या रखा गया है ये हम जान लेते हैं इस डेकेड के लिए। तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज कंट्रीज को बनानी है। मरीन स्पेशल प्लानिंग या फिर ब्लू इकोनॉमी के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि मरीन नेशनल पार्क्स होते हैं वो कंट्रीज को एस्टेब्लिश करने हैं। फिशरीज मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है। और जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में जो सभी कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में, उसमें ओशन रिलेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ऐड किए जाए, ये यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि नेशनल ओशन पॉलिसीज सभी कंट्रीज को डेवलप करनी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज नेशनल लेवल पर कंट्रीज को डेवलप करनी है। रीजनल और नेशनल लेवल पर हमें कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है, तो लोगों को ओशन साइंस से रिलेटेड हमें ट्रेनिंग भी देनी है एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमें इंस्टॉल करने हैं। तो ये एक्शन प्लान इस डेकेड के लिए रखा गया है।
नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑलरेडी हिकअप्स आ चुके हैं कोविड-19 की वजह से, जो इसमें रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं या फिर इसके मास स्प्रेड को कर्ब करने के लिए जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया। तो ऐसे जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए, इसकी वजह से जो अब तक हमारी प्रोग्रेस थी ओशन साइंस में वो हैम्पर हुई है। जैसे कि जो ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशंस थी वो हैम्पर हुई हैं, और वेदर फोरकास्ट या फिर क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस थी वो जेपरडाइज हो चुकी हैं। हमें फिर से काफ़ी मेहनत करनी होगी, अपनी ऑब्जर्वेशंस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस जून 2020 में पोर्चुगल में शेड्यूल्ड थी, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दी गई। इंडिया में इंटरनेशनल इंडियन ओशन साइंस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जानी थी मार्च 2020 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी गोवा के द्वारा ये कंडक्ट की जानी थी, लेकिन इसे भी कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। तो कोविड-19 की वजह से हमारी जो प्रोग्रेस थी वो ज़रूर जेपरडाइज हुई है, और इसी वजह से अब ये जो आने वाला डेकेड है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर भी किया गया है कि ये समर्पित है ओशन साइंस के लिए, इसमें इंटेंस एफर्ट्स की ज़रूरत है डेडिकेटेड टू ओशन साइंस, ताकि ओशन हेल्थ डिक्लाइन होने का जो ट्रेंड अब बन चुका है इसे हम रिवर्स कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, वेस्टेड टाइम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 12 दिसंबर 2015 के दिन इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 में 5 साल हो चुके हैं, और पिछले 5 सालों में कैटास्ट्रॉफिक वेदर इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, चाहे वो साइक्लोन्स हो या फिर फ्लड्स हो या फिर ड्रॉट हो, फॉरेस्ट फायर हो एंड सो ऑन। इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक वेदर इवेंट्स पिछले 5 सालों में हुए हैं। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है सिंस द 1880s, जिसे कि हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम मानते हैं। और पेरिस अग्रीमेंट चाहे हो चाहे ना हो, अगर हम बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच ही रखेंगे तो बाय द सेंचुरी एंड 2100 तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा भी राइज कर सकता है। देखिए, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया, और इसके ज़रिए जो हमारा इससे पहला एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट था क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, उसे फंडामेंटली चेंज किया गया। इससे पहले काम कर रहा था क्योटो प्रोटोकॉल। इसे 1997 में साइन किया गया और 2005 में इट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो इसका पर्पस ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस को GHGs को हमें रिड्यूस करना है। यहाँ पर इस तरह के टारगेट्स रखे गए कि जो कंट्रीज जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं या फिर हिस्टोरिकल एमिटर्स रही हैं, उनके ऊपर उतना ज़्यादा बर्डन आएगा, उन्हें उतना ज़्यादा अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना होगा और इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट भी करना होगा। नॉन कंप्लायंस के लिए यहाँ पर पेनल्टीज भी रखी गई थी। तो इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल काम कर रही थी, हालांकि इसमें भी एक फ्रेमवर्क बना दिया गया था फॉर द एक्शन अगेंस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और कोऑपरेटिव अग्रीमेंट के लिए फाउंडेशन भी क्योटो प्रोटोकॉल में बना दी गई थी। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि USA, जो कि हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैसेस की कंट्रीब्यूटर्स रही हैं, इन कंट्रीज को ये डील पसंद नहीं थी। तो USA और जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका कहना यह था कि क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से इन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद करने के लिए। तो ये कंट्रीज चाहती थी कि ये डील ना हो। जो पास्ट में क्या हुआ है इसको हम भुला करके नई शुरुआत करें, और नए सिरे से जो कंट्रीज अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, सभी कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। और ऐसा ही हुआ। 2015 में पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया। इट वॉज अ हिस्टोरिकल डील, और इसके जरिए सभी कंट्रीज ने अपने खुद के टारगेट्स बनाए हैं जिन्हें कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर कंट्रीज इन्हें अचीव नहीं कर पाती हैं तो उनके ऊपर किसी तरह की पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। इन अ वे, जो कंट्री जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उतना उन्होंने अपना NDC रखा है। तो इंडिया के 3 NDCs हैं। पहला आता है कि इंडिया की जो एमिशंस इंटेंसिटी थी एज पर द GDP 2005 में, उसे हम रिड्यूस करेंगे 33 से 35% तक बाय द ईयर 2030।
सेकंड एनडीसी है कि इंडिया में जो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का शेयर है, मींस जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सभी नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो इनका शेयर हम 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी तक इंक्रीज कर देंगे बाय द ईयर 2030। 2030 में 40% रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से बनी इलेक्ट्रिसिटी होगी और जो रिमेनिंग 60% है वो होगी फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा करने के लिए इंडिया हेल्प लेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। वेरियस जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से टेक्नोलॉजीज इंडिया में ट्रांसफर की जाएगी और UNFCCC के द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF बनाया गया है ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड किए जा सके, उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। तो यहां से लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के थ्रू लोन लेते हुए इंडिया ये टारगेट्स पूरा करेगा। और थर्ड एनडीसी आता है कि इंडिया एडिशनल क्यूमुलेटिव कार्बन सिंक भी बनाएगा। अब इसका मतलब ये है कि एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया बनाएगा बाय द ईयर 2030 ताकि 2.5 से लेकर के 3 गीगाटन्स CO2 इक्विवेलेंट को एब्जॉर्ब किया जा सके। देखिए गीगाटन्स CO2 इक्विवेलेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और जो डिफरेंट गैसेज होती हैं उनकी पोटेंसी भी डिफरेंट होती है। जैसे कि मीथेन की अगर हम बात करें तो ये 27 टाइम्स पोटेंट गैस है व्हेन कंपेयर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफरेंट गैसेज की डिफरेंट पोटेंसी होती है, लेकिन कंपैरिजन पर्पसेस के लिए हमें एक नंबर चाहिए। इसी वजह से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी पोटेंसी के हिसाब से हम उनका जो मास है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो ये जो यूनिट है गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ CO2 की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सभी ग्रीन हाउस गैसेज इन्वॉल्व हैं। तो ये 3 नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में रखे हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। अब पिछले 5 सालों में पूरे वर्ल्ड की क्या परफॉर्मेंस रही है अंडर द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट वो हम जान लेते हैं। पेरिस अग्रीमेंट में टारगेट ये रखा गया दैट बाय द ईयर 2100 इस सेंचुरी के एंड तक जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है वो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है एंड वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है व्हेन कंपेयर्ड विद द प्री इंडस्ट्रियल एरा जो कि हम अराउंड 1880s का टाइम मानते हैं। 5 साल बाद इस समय की अगर हम बात करें 2020 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इवन वो फिजिकली कंडक्ट भी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और जो न्यूज़ है वो भी अच्छी नहीं है। देखिए जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो हालांकि कोविड-19 की वजह से ईयर 2020 में रिड्यूस हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्जिनली रिड्यूस हुए हैं और ये जो स्लो डाउन हुआ है सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 रिसेंटली रिलीज की गई है जिसमें हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 सालों में कंटिन्यूअसली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस राइज हो रहे हैं और 2019 में जो एमिशंस हैं वो रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुके हैं। पिछले 3 साल का मतलब है 2017, 18 और 19, बिकॉज ये जो 2020 रिपोर्ट है इसमें 2019 का डेटा कलेक्ट किया गया है और इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो करंट लेवल्स ऑफ एमिशन है इसके हिसाब से 2030 में ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव कर लेंगे जो कि एक चिंता का विषय है। मींस 2030 तक ही जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिसेंटली एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई है। इसकी कुछ की फाइंडिंग्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो हुए हैं 2017, 18, 19 में। 2019 में ये रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। 2019 में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थे 52.4 गीगाटन्स कार्बन इक्विवेलेंट और इसमें लैंड यूज चेंजेस की वजह से होने वाले GHG एमिशंस को हमने ऐड ही नहीं किया है। जैसे कि फॉरेस्ट को आग लगा करके क्लियर किया जाता है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, उसकी वजह से एमिशंस होते हैं, उसे इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तब भी ये रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हालांकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो OECD कंट्रीज हैं उनमें डिक्लाइन कर रहा है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है, हाई इनकम कंट्रीज हैं, इनका HDI भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंट्रीज में जो GHG एमिशंस हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन जो नॉन OECD इकोनॉमीज हैं, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर एमिशंस तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्ड फॉसिल फ्यूल कार्बन
एमिशन, तो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है वो भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। 2019 में 38 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ था फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर बल्क ऑफ एमिशंस। बल्क ऑफ एमिशंस G20 कंट्रीज से आता है। पिछले 10 सालों में जो टॉप 4 एमिटर्स रहे हैं, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन प्लस यूके एंड इंडिया, तो ये जो 4 टॉप एमिटर्स रहे हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 55% इन द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसमें हमने लैंड यूज चेंज ऐड नहीं किया है। अगर हम टॉप 7 एमिटर्स की बात करें तो उनका परसेंटेज बनता है 65%। एंड अल्टीमेटली अगर सभी G20 मेंबर्स के एमिशंस की हम बात करें तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में से 78% एमिशंस इन G20 मेंबर कंट्रीज में से ही आते हैं। और जो इन कंट्रीज की रैंकिंग है, हालांकि जब पर कैपिटा एमिशन की हम बात करें तब ये चेंज हो जाती है, बट कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज चाइना, इंडिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से पर कैपिटा एमिशन यहां पर कम हो जाता है। तो जैसे हालांकि चाइना टॉप एमिटर है, लेकिन जब पर कैपिटा एमिशन की बात होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा पर कैपिटा एमिटर बन जाता है। लास्ट पॉइंट आता है फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सिंस द ईयर 2010 मींस पिछले पूरे डेकेड में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज 1.4% के हिसाब से हर साल ग्रो हुए हैं, लेकिन 2019 में 2.6% का इंक्रीज हुआ है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, क्योंकि वेजिटेशन या फिर कहें फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंसेस ज़्यादा हुए हैं, जैसे कि यूएस कैलिफोर्निया में या फिर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर फॉरेस्ट फायर के केसेस ज्यादा हुए और इस वजह से 2019 में और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुए हैं। अब कुछ इन्फोग्राफिक्स हम यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि पेरिस अग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनके हम आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, अगर बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच चलती रहेगी तो इस सदी के अंत तक हम 3.2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल इंक्रीज इन द टेम्परेचर देखेंगे। अगर जो हमने प्लेजेस किए हैं, हमारे जो एनडीसीज हैं वो फुलफिल हम कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, तो ग्लोबली 2.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा 2100 तक। पेरिस अग्रीमेंट में कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इंक्रीज होना चाहिए, एंड करंटली 1.2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर ऑलरेडी हो चुका है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इसी तरह से सब चलता रहेगा, अगर हमारे द्वारा रॉबस्ट मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तो 3.2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाएगा इस सदी के अंत तक। इस इन्फोग्राफिक में बताया गया है कि जो ग्लोबल एमिशंस हुए हैं 2019 में, उसमें से इंडिया ने 7.1% कंट्रीब्यूट किया है, एंड दिस इज एज पर द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1990 से 2019 के बीच में वेरियस कंट्रीज की परफॉर्मेंस बताई गई है। चाइना की अगर हम बात करें तो बहुत ही तेजी से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस चाइना में इंक्रीज हुए हैं, वहीं यूएसए में अब ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं। 4th नंबर पर इंडिया आता है। यहां पर हालांकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, एमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं, बट नॉट कंपेरेबल विद चाइना। इसी तरह से रशिया की अगर हम बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट अब स्टेगनेंट हो चुका है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इस तरह से परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, बट चाइना का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इस समय पर सबसे ज्यादा है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द टर्म्स ऑफ गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। वहीं इस ग्राफ में हम देख सकते हैं बताया गया है पर कैपिटा एमिशन। तो इंडिया के जब हम पर कैपिटा एमिशन की बात करते हैं 2019 में, तो ये 60% कम था देन द ग्लोबल एवरेज। 2019 में इंडिया का पर कैपिटा एमिशन सिर्फ 1.4% ही इंक्रीज हुआ है, जबकि पिछले पूरे डेकेड में ग्लोबल एवरेज रहा है द इंक्रीज ऑफ 3.3% पर ईयर। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं यूएसए सबसे बड़ा पर कैपिटा एमिटर है, हालांकि वहां पर एमिशंस कम हो रहे हैं। सेकंड आता है रशिया, उसके बाद जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन। ग्लोबल एवरेज आप यहां पर देख सकते हैं, और इंडिया का पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। नेक्स्ट इन्फोग्राफिक में बताया गया है एमिशंस कुड बी 7% लोअर इन 2020 ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से जो एमिशंस है वो हालांकि कम हुए हैं, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 7% कम होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ मार्जिनल रिडक्शन ही होगा। तो इस ग्राफ में ये बताया गया है कि 2020 को अगर हम 2019 से
कंपेयर करें तो डेली बेसिस पर कितना डिफरेंस आया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में जनवरी से ही, जिस समय पर कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हो चुका था, उसी समय से एक डिप आना शुरू हो गया था। चाहे वो पावर सेक्टर की हम बात करें या फिर ग्राउंड ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पर एक डिप आना शुरू हो गया था। अप्रैल, मई, जून ये ऐसा समय है जब ज़्यादातर कंट्रीज ने लॉकडाउन्स इम्पोज कर दिए थे और इस वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बहुत कम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हॉल्ट हो चुकी थी। तो इस वजह से एक बड़ा डिप आया, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई है, फिर से ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में जो एक रिडक्शन आया था वो कम होना शुरू हो गया है। अल्टीमेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ने लगेंगे। अब एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 में एक 6 सेक्टर सॉल्यूशन बताया गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। तो इन 6 सेक्टर्स में हम 29 से 32 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस कर पाएंगे और इसकी वजह से इस सदी के अंत तक हम ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी रोक पाएंगे। तो जैसे कि एनर्जी सेक्टर है, यहाँ पर 12.5 गीगाटन्स CO2 एमिशंस कम किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपनानी होंगी और हमें सस्टेनेबल वे में, एफिशिएंट वे में एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.3 गीगाटन्स एमिशंस रिड्यूस किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स में। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर में 6.7 गीगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल डाइटरी प्रैक्टिस अपनानी होगी, फूड वेस्ट हमें कम करना होगा और वेजिटेरियन डाइट को हमें प्रमोट करना होगा। इससे रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल हम दिसंबर 2020 मैगजीन में डिस्कस कर चुके हैं, डाइट टू सेव, उसे भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, इस सेक्टर में 5.3 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरह से बंद करना होगा और जो डिग्रेडेड वुडलैंड्स हैं उन्हें हमें रिस्टोर करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना होगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4.7 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम किए जा सकते हैं अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएंगे और क्लीन फ्यूल अपनाएंगे। एंड फाइनली जो बिल्डिंग्स हैं एंड सिटीज हैं उनमें हम 5.9 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम कर सकते हैं अगर हम हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें अपग्रेड करें और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल किया जाए। तो इन 6 सेक्टर्स पर अगर हम फोकस करेंगे तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उन्हें हम जरूर अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो पोस्ट पैंडेमिक एरा में अब जो रिकवरी हो रही है तो एक ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी होनी चाहिए। यहाँ पर कंट्रीज को अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना होगा और नेट जीरो कमिटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारा लास्ट चांस हो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। हो सकता है कि इसके बाद इतनी देर हो जाए कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल ही ना कर पाए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी अर्थ को भुगतने पड़े। तो यहां पर हमें और ज्यादा रियलिटी चेक्स की जरूरत है इन द क्लाइमेट चेंज नैरेटिव। देखिए, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट होंगे ये सर्टेन है, लेकिन जो हम एक्शंस ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए ये सर्टेन नहीं है। हमारे एक्शंस भी सर्टेन होने चाहिए। दैट इज व्हाई वी डिजर्व बेटर। ये जो 5th एनिवर्सरी हुई है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की, यहां पर हमें सिर्फ लॉफ्टी वर्ड्स की जरूरत नहीं है, वी डिमांड एक्शन। एक्शन की जरूरत है जो कि हार्ड होना चाहिए, ड्रास्टिक, रियल होना चाहिए और अर्जेंटली होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप doubts.studyiq@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप गिवन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।